हेलो दोस्तों, मैं चंदन कुमार आपके अपनी यूट्यूब चैनल मैराथन जीके जीएस पर आप सबों का बहुत 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 स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोगों ने मौलिक अधिकार का एक सीरीज की शुरुआत की थी जो संविधान का बहुत ही बेहतरीन टॉपिक था। मौलिक अधिकार का पार्ट 1 हम लोगों ने देख लिया है और आज हम लोग इस मौलिक अधिकार का पार्ट 2 देखने वाले हैं। इस भाग में हम लोग बात करने वाले हैं आर्टिकल 22 से लेकर के 32 के बीच में सारी महत्वपूर्ण बातों को। और एक और बेहतरीन बात मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो के बाद हम लोग मौलिक अधिकार से संबंधित एक और बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेके आने वाले हैं जो होगा रीड्स के बारे में। ठीक है, जो हम लोग पढ़ेंगे रीड्स के बारे में। और रीड्स बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और इसका एक अलग सेपरेट वीडियो लाने के पीछे कारण ये है कि ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा है और इस वजह से रीड्स को अलग एक सेपरेट वीडियो में लाएंगे। तो जरूर हमारे चैनल पे आप बने रहें और रीड्स भी देखें और पूरे फंडामेंटल राइट्स को भी समझें। चलिए शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, तो मौलिक अधिकार के अगले आर्टिकल की बात करें तो वो आर्टिकल आता है 22। अगर हम आर्टिकल 22 की बात करें तो आपको जैसा कि समझ में आ रहा होगा कि हम लोगों के पास जो फंडामेंटल राइट थे, फंडामेंटल जो राइट थे उसमें जो आर्टिकल 19 से लेकर के 22 तक का चीज जो आता था उसको हम कहते थे राइट टू फ्रीडम बोलते थे। तो ये जो 22वां आर्टिकल है इसमें भी हम लोग एक स्वतंत्रता की ही बात करेंगे और इसमें हम लोग बात क्या करने वाले हैं। तो आर्टिकल 22 में जो दिया गया है वो है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निषेध, कहीं कहीं इसको निरोध भी लिख दिया है। तो गिरफ्तारी, निषेध या निरोध का संरक्षण। ठीक है, ये होता क्या है। तो इस लाइन को अगर हम सरल शब्दों में समझें, आसान भाषाओं में देखें तो याद रखना है कि मनमाने तरीके से जो लाइन आपने देखा अभी, जो कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निषेध में संरक्षण, इसे हम अगर सरल भाषा में क्या कहेंगे तो कहेंगे जब मनमाने तरीके से गिरफ्तारी जो कर ली जाती है उसमें संरक्षण कैसे किया जाता है। इसी से संबंधित बहुत सारा महत्वपूर्ण पॉइंट आपको यहाँ आर्टिकल 22 में देख लेना है। तो चलिए देखते हैं। आर्टिकल 22 की बात करें तो सबसे पहले ये याद रखना कि आर्टिकल 22 जो है इसको 7 खंडों में डिवाइड किया गया। दैट मीन्स ये कि आर्टिकल 22 7 क्लॉज में बांटा गया। इसमें 7 क्लॉज में पढ़ने हैं। तो अगर हम बात करें कुछ दशा, आखिर ये कुछ दशा जो है ये कौन सी दशाएं हो सकती है। तो दोस्तों याद रखना इसमें दो तरह की दशाओं की बात की गई है, एक है प्यूनिटिव और एक है प्रिवेंटिव। दोस्तों प्यूनिटिव जो होता है इसका मतलब ये होता है कि जब अगर आप क्राइम कर लेते हो, ठीक है, अगर अपराध कर दिया उसके एवज में जो संरक्षण मिलता है उसको प्यूनिटिव बोलते हैं। अगर हम प्रिवेंटिव की बात करें तो क्राइम से पहले अगर कोई गिरफ्तारी की बात आती है तो वहां संरक्षण में हम लोग प्रिवेंटिव की बात करें। ठीक, तो प्यूनिटिव का मतलब क्या समझना है कि क्राइम के बाद, और प्रिवेंटिव का मतलब समझना है क्राइम के पहले। ये दो बातें आप याद रखना। अब देखते हैं कि प्यूनिटिव और प्रिवेंटिव में क्या फर्क है और किस तरह से हमारे यहाँ आर्टिकल 22 के जो क्लॉज है वो काम कर रहे हैं। तो एक नोट्स मैंने आपको यहाँ दिया है, इस नोट्स को ध्यान रखना कि प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब होता है जो बचाव के फेवर में हो उसके एवज में कहते हैं। प्रिवेंटिव डिटेंशन का वर्णन जो है वो आर्टिकल 22 के खंड माने क्लॉज 3, 4, 5 और 6 में किया गया है। ठीक है, बाकी की जो क्लॉज 1, 2 और 7 है इसमें कुछ और बातें हम लोगों को पढ़ना है। फिलहाल अगर हम बात करें आर्टिकल 22 के क्लॉज 1 की तो इसमें क्या कहा गया है कि गिरफ्तारी का कारण बताना होगा। मान लो कि अगर किसी व्यक्ति को पुलिस आई और ऐसे ही गिरफ्तार करके ले गई तो इस आर्टिकल के तहत अधिकार है आपको पुलिस जो है वो आपकी गिरफ्तारी का कारण बताएगा कि आपको गिरफ्तार क्यों कर रहा है। ठीक है, तो याद रखना आर्टिकल 22 का क्लॉज 1 आपको बताता है कि आपको गिरफ्तारी का कारण जो है वो बताया जाएगा। प्लस दूसरी बात इसमें यह बताया गया है कि आपको अपने पसंद से वकील से सलाह लेने का या वकील करने का जो है वो अधिकार आपको यह आर्टिकल प्रोवाइड करता है। यानी आप अपने पसंदीदा वकील से खुद की जो है वकालत करवा सकते हो, ये आपका अधिकार है जो आर्टिकल 22 का 1 आपको देता है। अगर हम बात करें आर्टिकल 22 के क्लॉज 2 की बात करें तो
तो इसमें याद रखना है कि अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो 24 घंटे के अंदर उसे दंडा अधिकारी यानी जो मजिस्ट्रेट होंगे उनके सामने पेश किया जाएगा। ये भी अधिकार है एक आम नागरिक का कि अगर उसे इलीगली गिरफ्तार किया, मनमाने ढंग से गिरफ्तार कर लिया जाए तो उसे 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। तो दोस्तों ये दोनों क्लास बड़े आसान थे, दोनों को याद रखना और ये दोनों से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। अब बात करते हैं हम लोग आर्टिकल 23 के क्लाउज 3 की। आखिर आर्टिकल 22 का क्लाउज 3 क्या कहता है? दोस्तों इसमें एक छोटा सा अपवाद है। अपवाद क्या है कि इसमें बताया गया है कि जो 22 का क्लाउज 1 है और 22 का क्लाउज 2 है, इसमें कोई भी बात किसी व्यक्ति पर लागू नहीं होगा। जो बातें यहाँ पर दो बताई गई ये किसी व्यक्ति पर लागू नहीं होगा। किस केस में? तो पहला केस बताया जाता है कि अगर वह व्यक्ति तत्समय शत्रु अन्य देशीय है, मतलब यह कि अगर किसी देश जो भारत का कभी दुश्मन रहा हो देश, अगर उस देश का किसी व्यक्ति के साथ इस तरह का केस आता है तो आर्टिकल 3 अपवाद है कि उस पर ये दोनों जो क्लाउज है 1 और 2 ये अप्लाई नहीं होगा। दूसरा कह रहा है कि शत्रु अन्य देशीय हो या निवारक निरोध के तहत गिरफ्तार किया गया हो या निरोध किया गया। दोस्तों निरोध और गिरफ्तार का मतलब एक तरह से समान होता है, बंदी बना लेना, और गिरफ्तार का मतलब आप जानती हो कि आपकी सारी स्वतंत्रताएं समाप्त कर दी जाती है, उसी को हम बंदी या गिरफ्तार कहते हैं। तो अगर किसी व्यक्ति को निवारक निरोध के तहत गिरफ्तार कर लिया जाता है तो उसको आर्टिकल 3 के तहत जो है ये दोनों अधिकार नहीं दिए जाएंगे। अब रही बात कि ये निवारक निरोध क्या होता है, इसे देखें। तो निवारक निरोध को हम बोलते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन, है ना, प्रिवेंटिव डिटेंशन। इसका मतलब ये है कि सिर्फ संभावना के आधार पर अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो वैसे केस में जो है वो आपको आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 जो 1 और 2 जो है 22 का क्लॉज वो अप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, तो निवारक निरोध अभी हम लोग आगे एक एक्ट पढ़ेंगे, उसमें और ज्यादा अच्छे तरीके से हम आपको क्लियर कर देंगे ये टर्म। तो हमारे साथ बने रहिए इस वीडियो में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए दोस्तों देखते हैं आगे। दोस्तों तो आर्टिकल 22 के कुछ और बचे हुए जो क्लाउज है उसे हम देख लेते हैं, उससे संबंधित बहुत सारी बातें। अगर हम बात करें आर्टिकल 22 के क्लाउज 4 की, है ना, अगर खंड 4 की हम बात करें तो इसमें क्या बताया गया है कि यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है, ठीक है, तो उसे 3 महीने से ज्यादा दिनों तक अभिरक्षा में, यानी कह सकते हो कि अपने अंडर में जो है पुलिस नहीं रख सकती है। ये कानून बनाया हुआ है कि अगर किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है तो 3 महीने से ज्यादा दिनों तक जो है सरकार अपने अधीन उसको नहीं रख सकता है। अगर इस अवधि को बढ़ाना हो तो एक सलाहकार बोर्ड की आवश्यकता पड़ती है। एक सलाहकार बोर्ड बनाया जाता है और यह सलाहकार बोर्ड जो होता है ये उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के अनुरक्षण मतलब देख रेख में बनाई जाती है। तो बहुत ही उच्च स्तरीय कमेटी बनाई जाती है, फिर विचार करके इस व्यक्ति के इस डिसीजन को जो अवधि तय की गई कॉन्स्टिट्यूशन में उसे बढ़ाया जाता है। ठीक है, अब जो कहा जाता है आर्टिकल 22 के क्लॉज 5 में कि अगर इस तरह का कोई डिसीजन लेना पड़ता है तो जो सरकार है या जो पुलिस है उसे उस व्यक्ति को या निरुद्ध कह लीजिए या गिरफ्तार व्यक्ति को जो है उसे निरोध के आधार पर यानी बंदी जो बनाया गया उस आधार पर जो है उसको सूचित करना पड़ेगा, है ना, हर तरह से उसको सूचना देना पड़ेगा कि आपको इस तरह इस प्रकार आपकी अवधि बढ़ाई जा रही है या कुछ भी जो भी इंफॉर्मेशन होगा वो उसे देगा। लेकिन एक खास बात और दोस्तों आर्टिकल 22 की क्लॉज 6 में कह दिया गया है कि अगर जो सूचना लोक हित के विरुद्ध समझा जाए यानी जनता के हित में ना हो तो उसे देना उचित नहीं माना जाता है और उस सूचना को नहीं दिया जा सकता है। वही बात है कि जिन तथ्यों या को निरस्त करना लोक हित के विरुद्ध समझा जाए, है ना, लोक हित में नहीं हो तो वैसे सूचनाओं को भी देना या प्रकट करना आवश्यक नहीं माना जाता है। तो आर्टिकल 22 का 4, 22 का 5 और 22 का 6 ये तीनों क्लाउज और पीछे के जो हम लोगों ने क्लाउज देखे थे उसे आप याद कर लेंगे। एक लास्ट जो क्लाउज है 22 का 7, ये आपसे क्या कहता है कि निवारक निरोध जिसको प्रिवेंटिव डिटेंशन बोलते हैं, इसके संबंध में संसद को कुछ अधिकार दे दिए गए हैं।
जैसा कि अवधि बढ़ाने वाले सेंस में जो उच्च स्तरीय समिति बनाई जाती है, सलाहकार बोर्ड बनते हैं, उससे जुड़ा हुआ कई सारा जो निर्णय होता है वो संसद के अधीन ही चला जाता है। तो इस तरह से आप सिर्फ कह सकते हो कि निवारक निरोध के संबंध में जो है वो संसद को आर्टिकल 22 के क्लॉज 7 के तहत कुछ अधिकार दे दिए गए हैं। तो आई होप आपको आर्टिकल 22 समझ में आ गया होगा। दोस्तों एक छोटी सी बात आपको बार बार परेशान कर रही होगी कि निरोध क्या है और गिरफ्तारी क्या है ना। तो दोस्तों अगर कई बार इसमें निरोध का वर्णन किया गया है, गिरफ्तारी का वर्णन किया गया है, तो सबसे पहले देखो निरोध क्या होता है, इसको हम लोग डिटेंशन बोलते हैं, गिरफ्तारी को हम लोग अरेस्ट बोलते हैं। देखो दोनों एक तरह से देखिए तो दोनों सेम ही है, समान ही है, लेकिन थोड़ा सा शब्दों का अंतर आ जाता है। गिरफ्तारी यानी अरेस्ट जो होता है वो लीगल मामलों में किया जाता है, लीगल सेंस में किया जाता है, ठीक है। कानूनन तौर पे अगर आप कोई गुनाह कर लिए हो, कोई क्राइम कर दिए हो, देन आपको गिरफ्तार कर लिया जाता है, ठीक है। जैसे आपने किसी का मर्डर कर दिया तो वैसे सेंस में आपको पुलिस आकर के अरेस्ट करेगी, गिरफ्तार करेगी, निरोध नहीं करेगी। निरोध कब आएगा, डिटेंशन कब होगा, जब यह मामला लीगल और इलीगल दोनों में आता है। ये लीगल मामला में भी निरोध वर्ड यूज होता है और इलीगल मामलों में भी निरोध वर्ड यूज हो। इलीगल मामला कहने का मतलब गैर कानूनी सेंस होता है, जैसे आपने क्राइम नहीं किया और शक के आधार पर आपको पुलिस उठा के ले जाती है, तो वैसे मामलों के लिए डिटेंशन वर्ड यूज होता है, ठीक है। ये जो डिटेंशन होता है इसके 3 तरह से आप इसको पढ़ सकते हो। एक होता है दंडात्मक निरोध। दंडात्मक निरोध का मतलब होता है प्यूनिटिव डिटेंशन। देखो अगर हम इसकी बात करें तो ये 3 होता है। एक होता है प्यूनिटिव डिटेंशन होता है, एक होता है प्यूनिटिव डिटेंशन का मतलब हिंदी में कहते हैं दंडात्मक निरोध। जैसे अगर किसी को अरेस्ट किया, उसको दंड दे दिया गया, सजा दे दी गई, तो दंडात्मक हो जाता है। एक होता है विचाराधीन निरोध को इंग्लिश में दोस्तों हम कह लेंगे अंडर ट्रायल डिटेंशन। क्या कह सकते हैं, अंडर ट्रायल डिटेंशन, ठीक है। इसको हम लोग बोल देते हैं विचाराधीन डिटेंशन। इसमें होता क्या, ये बड़ा खतरनाक होता है। जैसे मान लो कि अगर आपने कोई गुनाह नहीं किया और आपको पकड़ के ले गई पुलिस, और वो बात मतलब विचाराधीन अगर रह जाए तो लोग सालों साल इस चक्कर में जेल में सड़ते रह जाते हैं और विचार में ही मामला चला जाता है। बहुत लोग तो मर भी जाते हैं इस विचार में, लेकिन उनको निर्णय नहीं मिलता है। और एक जो होता है जिसको हम तीसरा हम कहते हैं, वो होता है आपका जो प्रिवेंटिव डिटेंशन होता है, उसको बोलते हैं निवारक निरोध। ये प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है, प्रिवेंटिव डिटेंशन। अगर प्रिवेंटिव डिटेंशन की बात करें तो इसे हिंदी में बोलते हैं निवारक निरोध, जो यहाँ पर चर्चा में है निवारक निरोध। ये क्या होता है, तो बस संभावना के आधार पर किसी को गिरफ्तार कर लेना, ठीक है, उसी को बोलते हैं निवारक निरोध। तो आई होप अब आपको निरोध में, डिटेंशन में और गिरफ्तारी में जो है वो अंतर समझ में आ गया होगा। याद रखना ये लीगल और इलीगल दोनों होता है, लीगल भी हो सकता है और इलीगल भी हो सकता है, और ये वाला जो होगा ये आपका लीगल मुद्दों पर जाता है। तो ये हो गए आर्टिकल 22 की पूरी बात, पूरा कॉन्सेप्ट खत्म। अब चलते हैं हम लोग आर्टिकल 23 और 24 के बारे में जानते हैं क्या होता है। चलिए दोस्तों बात करते थे थोड़ा सा आर्टिकल 23 से पहले 22 से जुड़ा हुआ कुछ और एक्ट है, कुछ अधिनियम है जिससे क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछ लेता है। तो कुछ पल और 22 के बारे में अगर 22 के में देखें तो इसमें एक रूल दिया गया है, निवारक निरोध की कुछ विधियां दी गई। विधि का मतलब कुछ लॉ दिए गए हैं कि आखिर हम निरोध का कैसे निवारण कर सकते हैं और किस आधार पर लोगों को इसके लिए हम पकड़ने के लिए जो नियम कानून बने उसके ऊपर कुछ बातें। तो जो एक बात खास बात ये याद रखना, जो निवारक निरोध होता है इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है किसी व्यक्ति को अपराध करने से पहले ही गिरफ्तार कर लेना, ठीक है, यानी उसको अपराध करना नहीं देना है, ये इसका उद्देश्य है। तो इसको याद रखना कि इसके लॉ में क्या कहा जाता है कि है, ये जो लाइन है निवारक निरोध की विधि, इसका मतलब मेन मोटो यही था कि अगर कोई व्यक्ति डाउट में है, कोई व्यक्ति संदेह में है, संभावना है उसको कुछ क्राइम करेगा या कुछ ऐसी एक्टिविटी करेगा, तो हम उसको अपराध करने से पहले ही गिरफ्तार कर लेंगे। इन लॉ को हम बोलते हैं निवारक निरोध की विधियां। अब देखो इसका उद्देश्य क्या था दोस्तों, निवारक निरोध विधि की जो उद्देश्य था, उद्देश्य यह था कि अपराध के लिए उस व्यक्ति को दंड नहीं देना है, बल्कि उस व्यक्ति को अपराध करने से रोकना है।
तो ये चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए बनाए गए रूल्स थे। लेकिन कभी कभी क्या था कि ये रूल काफ़ी लोग अपना मनमाना ढंग से यूज करने लगा था, और यही हुआ था अगला जो एक एक्ट आया था उसमें। तो चलिए इसको एक्ट को देखते हैं। तो इस निवारक निरोध की क्रम में जो सबसे पहला अधिनियम आया वो आया था निवारक निरोध अधिनियम 1950 की। इसमें कुछ लॉ सर्टेन बना दिए गए थे कि अगर कोई व्यक्ति अपराध करने के लेवल में हो, अगर लग रहा है कोई अपराध करने वाला हो, तो हम उसे गिरफ्तार कर सकते हैं। इसे पारित किया गया था हमारे पार्लियामेंट में 26 फरवरी 1950 को, और इसे समाप्त कर दिया गया था। ऐसे समाप्त करने की जो अवधि थी वो तय कर दी गई थी 1 अप्रैल 1951, लेकिन इसे समाप्त अंतिम रूप से किया गया था 31 दिसंबर 1951 को अंतिम रूप से समाप्त किया गया। याद रखना है, अंतिम रूप से कब समाप्त किया गया है, तो 31 दिसंबर 1951। दोस्तों, इस निवारण निरोध अधिनियम के बाद जब ये समाप्त हो गया तो कुछ पलों के बाद, कुछ सालों बाद एक अगला एक्ट, एक अगला अधिनियम आया जिसे हम बोलते हैं आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम 1971, 1971। दोस्तों, यह एक ऐसा अधिनियम था जो अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाता है हमारे एक कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हिस्ट्री की बात करें वहाँ, और बहुत सारे प्रश्न इन टॉपिकों से पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें तो इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट बोलते हैं। इन शॉर्ट इसे हम बुलाते हैं मीसा, है ना। बहुत बार एग्जामिनेशन पूछ लिया गया है कि मीसा जो एक्ट था ये कब लाया गया था। मीसा जब एक्ट था तो वो कब लाया गया था, तो उसके बारे में क्वेश्चन तो याद रखना, ये 1971 में लाया गया था, 1971 में लाया गया था। दोस्तों, इस एक्ट का जो बहुत बड़ा यूज किया गया वो यूज किया गया था आपका जो है वो इमरजेंसी जो आई थी 1975 में, उसके दौरान। ठीक है, इमरजेंसी के दौरान जो था उस टाइम ये यूज ज्यादातर किया गया था। आपको पता है दोस्तों, जो हमारे पास इमरजेंसी आई थी, जो इमरजेंसी है ये 1975 में आई थी, जिस समय हमारे यहाँ सरकार किसकी थी, तो इंदिरा गांधी की सरकार थी। याद रखना है इमरजेंसी कब आया था, तो कभी कभी पूछ देता है, तो याद रखना है ये इमरजेंसी हुई थी हमारे यहाँ 25 जून 1975 को, और ये भारत का बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण वाला दिन इतिहास में समझा जाता है। उस समय इमरजेंसी के समय पीएम थी इंदिरा गांधी। और आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है, आप बताइएगा कि 1975 में जो इमरजेंसी आई उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे। अपना जवाब कमेंट में जरूर दें। दोस्तों, अब जब इमरजेंसी आई तो इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी को लागू करवाया था, उन्हीं का हाथ ज्यादा था। तो उस क्रम में क्या था कि बहुत सारी छोटी बड़ी दलें थी, पार्टियां थी जो उनका विरोध कर रही थी। तो इंदिरा गांधी ने उस समय में मीसा एक्ट का बहुत यूज किया। इस एक्ट में कहा गया था ना कि जिसे हमको लगे कि हाँ वो डाउटफुल है, संदेह है, ये हमें विरोध कर सकता है या कोई अपराध कर सकता है, तो उसे गिरफ्तार करने का, तो इंदिरा गांधी ने इसका यूज किया। और उस समय के जितने बड़े बड़े नेता थे जो एक्टिव थे, विरोध कर रहे थे सरकार के कामों का, उन सभी को जो है वो गिरफ्तार करवा लिया गया था। और इस गिरफ्तारी में बहुत जाने पहचाने चेहरे नजर आने लगे थे। जैसे कुछ नाम मैंने लिख दिए हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी इस मीसा एक्ट के तहत उस समय गिरफ्तार किए गए थे। लाल कृष्ण आडवाणी, मोरारजी देसाई, जयप्रकाश नारायण, लालू प्रसाद यादव, अरुण जेटली, रविशंकर प्रसाद, इस तरह के जितने भी बड़े नेता थे उनको इस मीसा एक्ट के तहत 1975 में अरेस्ट कर लिया गया था। और इस मीसा एक्ट के उस समय की गिरफ्तारी के पीछे एक बहुत मजेदार किस्सा ये आता है। कुछ समय जब लालू प्रसाद जी को गिरफ्तार किया गया था तो उसी समय 75 में गिरफ्तार हुआ था। 76 में इनकी बड़ी बेटी का जन्म हुआ था जिनका नाम मीसा भारती, आपने नाम सुना भी होगा। इनका नाम लालू प्रसाद जी ने इसी एक्ट के ऊपर रख दिया था ताकि ये दिन उनको याद रहे हमेशा कि मीसा एक्ट के तहत हम गिरफ्तार हुए थे, है ना। तो मीसा भारती के नाम के पीछे की कहानी भी है, मीसा क्यों नाम पड़ा था। तो 1976 में उनके जन्म हुई थी और उसी वक्त इनके पिता जेल में थे इस एक्ट के तहत, इसलिए। अब देखो कि इस एक्ट को, जो मीसा एक्ट था, जब इमरजेंसी खत्म हुई, जब सब लोग रिलीज किए गए, तो सारे छोटे बड़े दलों ने मिलकर के इंदिरा गांधी की सरकार को गिरा दी। और तब मौका आता है भारत में एक गैर कांग्रेसी सरकार की, जिसके प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए थे मोरारजी देसाई जी। और इसे फाइनली जनता पार्टी की सरकार ने अप्रैल 1979 में जो है वो समाप्त कर दिया। तो मीसा एक्ट यहाँ पर समाप्त हो जाता है।
इसके साथ आगे देखें कुछ और अधिनियम होगी। तो एक अधिनियम बनाया गया था विदेशी मुद्रा संरक्षण तस्करी निरोध अधिनियम 1974। दोस्तों ये क्या होता है? विदेशी मुद्रा संरक्षण का मतलब ये है जो फॉरेन करेंसी होता है, अगर आप उसे अपने यहाँ रिजर्व करके रखते हैं, उसकी संरक्षित करके रखते हैं, तो ये भी एक तरह का क्राइम माना जाता है। ठीक है। और तस्करी के विरुद्ध, अगर आप उसका तस्करी करते हैं, बचा लिया पैसा आपने बहुत सारा जमा कर दिया और उसको आपने तस्करी कर दी, तो ये भी एक तरह का क्या होता है कि क्राइम माना जाता है। तो उसके लिए एक अधिनियम आया था 1974। इसमें क्या था कि जो तस्करी करेंगे, है ना, जो तस्कर होंगे उनको नजरबंद करने का प्रावधान आया था और इनकी अवधि थी 1 वर्ष का। बट जब एक अमेंडमेंट होता है और फिर 13 जुलाई 1984 को यह जो अवधि 1 साल की थी इसको बढ़ा करके 2 साल कर दिया जाता है। तो इस तरह से हमने कुछ निवारक निरोध अधिनियमों को देखा, कुछ और बातें जिसमें हम लोग बात करेंगे कुछ और बहुत महत्वपूर्ण अधिनियमों को। तो हमारे साथ बने रहिए और वीडियो को पूरा अंत तक देखिए दोस्तों, क्योंकि ये बड़ा मजेदार वीडियो है और ऐसा कलेक्शन शायद आपको कहीं मिलेगा। देखते हैं आगे के कुछ और महत्वपूर्ण अधिनियम जो आपके निवारक निरोध विधियों में आते हैं। तो अगला जो चौथा है वो है राष्ट्रीय सुरक्षा कानून अधिनियम जो आया था 1980 में। इसे हम नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के नाम से जानते हैं। इसमें दोस्तों यह कहा गया था कि अगर आप कोई देशद्रोही वाला एक्टिविटीज करते हैं तो वैसे केस में आपको NSA लगा करके अरेस्ट किया जाता है। ये NSA बड़ा ही खतरनाक रूल होता है और इसमें एक बार अगर NSA लग जाता है तो लगभग पूरा कैरियर बर्बाद हो जाता है। ऐसा ये एक्ट होता है जो देश के विद्रोह के अगेंस्ट में लगाया जाता है। आगे देखें अगला जो 5वां ये है आतंकवादी एवं विध्वंसकारी गतिविधियां निरोधक कानून जो 1987 में आया था। इस कानून को इंग्लिश में हम बोलते हैं टेररिस्ट एक्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज, जिसको हम इन शॉर्ट टाडा के नाम से जानते हैं। ये टाडा बहुत चर्चा में था, बहुत फेमस था। ये समाप्त कर दिया गया था आपका 23 मई 1995 को। दोस्तों आपको याद होगा संजय दत्त एक केस में पकड़े गए थे जिसमें AK-47 रखने का इल्जाम लगाया गया था उन पर, तो वो टाडा एक्ट के तहत ही मतलब केस वगैरह जो है वो फाइल हुआ था इसमें। अब देखो अगला जो एक्ट आया वो 6ठा एक्ट था। इसमें था प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म ऑर्डिनेंस, जिसे इन शॉर्ट पोटो के नाम से जानते थे। ये 2001 में लाया गया था। दोस्तों ये जो पोटो था ये टाडा का ही एक रूप था, ऐसा माना गया था। थोड़ा सा इसमें जो था वो सुधार करके कुछ और कानून को जोड़ करके लाया गया था। ये इसमें क्या किया गया था कि उस जो देश में पूरे वर्ल्ड में कह लीजिए एक तरह से कि 23 आतंकवादी जो गुट थे काम कर रहे थे उनको प्रतिबंधित कर दिया गया था हमारे देश में। और वह व्यक्ति जो आतंकवादियों से जुड़ा हुआ हो या आतंकवादियों से मिला हुआ हो या आतंकवादियों से संबंधित कोई साक्ष्य, कोई सबूत छुपा रहा हो, कोई सूचना छुपा रहा हो, तो वैसे व्यक्ति को भी दोषी माना जाएगा और उसे इस एक्ट के तहत दंडित किया जाएगा। तो ये भी इसमें जोड़ा गया था। और इसमें एक चीज और जोड़ा गया था कि इसमें जो है वो लोगों को पुलिस जो है वो शक के आधार पर भी गिरफ्तार कर सकता था। तो ये भी बात इसमें जोड़ दिया गया था। दोस्तों एक डेट याद रखना है आपको, 28 मार्च 2002 इस अधिनियम को जो है वो एक्ट बना दिया गया। जो एक समय में ऑर्डिनेंस हुआ करता था, जो पोटो था वो पोटा बन गया। ठीक है, तो इसको क्या हुआ, अधिनियम बना दिया गया था कब, 2002 में। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो पोटा था उसको एक्ट के रूप में कब बना दिया गया था। और इस अधिनियम को अब नहीं मतलब फॉलो किया जाता, अब इसे समाप्त कर दिया गया है और इसे फाइनली 21 सितंबर 2004 में समाप्त कर दिया गया। तो ये एक्ट आप याद रखना। इस तरह की एक्टों को समाप्त करने के बाद अब वर्तमान में जो हमारा एक्ट अभी काम कर रहा है उसमें एक है आपका UAPA। ये अधिनियम 1967 में आया था, लेकिन इसमें बहुत सारे सुधार किए गए और सुधार कर करके ये अभी अपने वर्तमान स्वरूप में बना हुआ है हमारे यहाँ। ये जो UAPA है इसको हम लोग कहते हैं अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। और इस एक्ट में लास्ट टाइम जो है ये 2012 में जो है वो अमेंडमेंट किया गया था, जब मुंबई में आतंकवादी हमला हुआ था 2008 में। उस समय के बाद इसको और जो है सख्त बना दिया गया था इस एक्टिविटीज को लेकर के, और ये अभी हमारे यहाँ वर्तमान में चल रहा है। तो ये हो गए आपके आर्टिकल 22 और उससे संबंधित जितने भी निवारक निरोध विधियां थी उसके बारे में पूरा डिटेल। अगर आपको ये वीडियो एक बार में समझ में ना आए तो एक दो बार और देखिएगा, अच्छे से देखिएगा, ताकि हर एक पॉइंट आपका अच्छे से क्लियर हो जाए। चलिए दोस्तों जानते हैं आगे के कुछ और आर्टिकल जो बहुत ही महत्वपूर्ण है।
चलिए दोस्तों, बात करते हैं हम लोग आर्टिकल 23 और 24 की। ये दोनों आर्टिकल एक तरह से बहुत ही महत्वपूर्ण मान लो आप, क्योंकि ये शोषण के विरुद्ध अधिकार वाले फंडामेंटल राइट का पार्ट है। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि आर्टिकल 23 कौन सा मौलिक अधिकार है, तो आप कहेंगे कि शोषण के विरुद्ध फंडामेंटल राइट है ये। चलिए, आर्टिकल 23 में क्या कहता है। सबसे पहले तो दोस्तों शोषण समझो कि शोषण क्या होता है। देखो, शोषण का मतलब होता है एक्सप्लॉइटेशन। शोषण का मतलब यह है कि अगर कोई व्यक्ति आपसे जबरदस्ती काम करवाता हो, आपको काम करने का मन ना हो, जबरदस्ती काम करवाए या काम का पूरा पैसा ना दे, तो शोषण कई तरह के होते हैं। आर्थिक शोषण होता है, शारीरिक शोषण होता है ना, मानसिक शोषण होता है, बहुतों तरह के शोषण होते हैं। तो उन्हीं शोषणों में ये कुछ एक्टिविटीज जो है आपको याद रखना है, ये आपको बड़ा मदद करता है। तो आर्टिकल 23 कहता है कि मनुष्य के साथ गलत व्यवहार एवं बाल मजदूरी पर रोक। ये दो टर्म यहाँ पर है। गलत व्यवहार कहने का सेंस ये है कि आप किसी भी इंसान के साथ बैड बिहेव नहीं करेंगे, ठीक है। ये उनके मौलिक अधिकार का हनन होगा। जैसे जो गलत व्यवहार के सेंस में आता है उसमें आप लेके चल सकते हो, जैसे मानव तस्करी, ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स आप कहेंगे। जैसे आपने सुना होगा कि लड़कियों को बेच दिया जाता है, बच्चों को बेच दिया जाता है, इंसानों की तस्करी की जाती है, अंग व्यापार किया जाता है, आंख हो गया, किडनी हो गई, लीवर हो गया, निकाल के गैर कानूनी तरीके से बेच दिया जाता है। तो ये सारा चीज जो होता है वो कहलाता है आपका ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स। अगर हम बात करें तो ट्रैफिकिंग ह्यूमन बींग्स में, मानव तस्करी में, तो सेलिंग ऑफ मैन, वुमेन, चाइल्ड, है ना, गर्ल्स, इस सारी चीजों की अगर आप तस्करी करते हो तो ये आर्टिकल 23 आप पर रोक लगाता है कि आपको ऐसा नहीं करना। वहीं अगर हम बाल मजदूरी की बात करें तो ये बाल मजदूरी जो है, आप बच्चों से कहीं पर भी काम करवाओ, घर हो, ऑफिस हो, दुकान हो, कोई भी चीज जहां पर बच्चों से आप काम करवाते हो, उन सब जगहों पर आर्टिकल 23 आपको मना करता है कि आप बच्चों से काम ना करवाएं, ठीक है। तो यहाँ बाल मजदूरी की बात करें तो वो हर चीज हो जाएगा, घर हो जाएगा, होटल हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद ऑफिस ले लीजिए, ऑफिस हो गया, दुकान हो गया, ठीक है। तो इन सब जगहों पर अगर आप बच्चों से काम करवाते हो तो आर्टिकल 23 आपको मना करता है कि आप ऐसा ना करें। उसी में एक जो बैड बिहेव में ही आता है एक देवाधीश। ये देवाधीश क्या होता है इसको समझो। बहुत पुरानी परंपरा है कि लड़कियों की शादी मंदिर से की कर दी जाती है। मंदिर में जो भी देवी देवता होते हैं उनसे उनकी शादी कर दी जाती है और ये हमेशा के लिए मंदिर को ही समर्पित कर दी जाती है। तो ये भी एक तरह का मतलब बैड बिहेव माना जाता है कॉन्स्टिट्यूशन के तहत। इससे क्या होता है कि उन लड़कियों से जो है वो गलत व्यापार करवाना लोग शुरू कर देते हैं आगे चल करके। तो ये प्रथा भी जो अपनी मर्जी से ऐसा ना हो तो ये भी आपका गलत माना जाता है और ऐसा भी आपका आर्टिकल 23 मना करता है। गुलाम, जिसको आप स्लेवरी बोलते हैं, तो किसी को गुलाम भी बना करके रखना मनुष्य के साथ एक किया गया गलत व्यवहार माना जाता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आर्टिकल 23 किस किस तरह के शोषण के विरुद्ध खड़ा होता है और कैसे बचाव करता है। चलिए अगला देख लेते हैं। इसी में आगे बंधुआ मजदूर। दोस्तों, बंधुआ मजदूर का मतलब ये है कि किसी को कुछ पैसे दे दिए और उस आदमी से आप जीवन भर अपने यहाँ काम करवाओ तो वो बंधुआ मजदूर कहलाता है। और हमारे देश में ऐसी परंपरा बहुत पहले बहुत बड़े स्तर पर फैली हुई थी और कहीं कहीं आज भी ऐसे मजदूर देखने को मिल जाते हैं। अगर हम लोग देखें तो बालात श्रम का मतलब होता है जो फोर्स्ड लेबर है, यानी बलपूर्वक किसी से काम करवाना। ये भी आर्टिकल 23 इसे मना करता है कि आप किसी से बलपूर्वक भी काम यानी जबरदस्ती काम नहीं करवा सकते हैं। तो इस तरह से इतने सारे चीजें हैं जो मनुष्य के गलत व्यवहार को डिनोट करता है और इन सभी चीजों पर आर्टिकल 23 रोक लगाता है। आगे देखें आर्टिकल 24 की अगर हम बात करें तो दोस्तों इसमें भी बाल मजदूरी की ही बात की गई है, लेकिन एक पर्टिकुलर खास जगह की बात करता है। कहा जाता है कि कारखानों में यानी जो फैक्ट्रीज होती है, जोखिम भरे स्थानों पर यानी जो पूरा एकदम डेंजर प्लेसेस है जहां पर काम करना बड़ा खतरा से खाली नहीं है, वैसे जगहों पर आप बाल मजदूरी नहीं करवा सकते या बच्चों को एज अ लेबर वहां आप अपॉइंट नियुक्त नहीं कर सकते हैं। ये आर्टिकल 23 मना करता है, 24 मना करता है।
24 देखे तो बाल मजदूरी कहाँ पर, जहाँ जोखिम भरे स्थान हो, कारखाना हो। और 23 देखे तो बाल घर, होटल, ऑफिस, दुकान, इन सब जगहों पर। यानी सीधा सिंपल ये समझ लो कि बाल मजदूरी नहीं करवाना है। ठीक है, सरकार ने बाल मजदूरी की एक क्राइटेरिया तय कर दिया है कि बाल मजदूरी की जो न्यूनतम आयु होती है वो 14 वर्ष तय कर दिया गया है। हाँ, अगर आपको बच्चों से काम करवाना हो तो 14 वर्ष से अधिक उम्र से करवाएं, आप पर कोई भी लीगल एक्टिविटीज नहीं की जाएगी। एक चीज और दोस्तों यहाँ पर बता दूं, एक्सेप्शन, अपवाद, सरकार अपने लिए कुछ एक्सेप्शन रखा है इसमें। जैसे जबरदस्ती काम करवाने, जैसे फोर्स लेबर है, तो किसी केस में सरकार जो है वो आपसे जबरदस्ती काम करवा सकता है। जैसे देश में अगर युद्ध की स्थिति छिड़ जाए और आपकी जरूरत हो भारत की रक्षा करने के लिए, तो आपको जबरदस्ती या फोर्स करके आपको आर्मी वगैरह में हेल्प के लिए ले जा सकता है, जिसका आप विरोध नहीं कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि वो देश की रक्षा की बात आती है। तो वैसी स्थिति में यह अपवाद है जिसमें आपको फोर्थ लेवल पर आपको एग्री कर दिया जाता है। फिलहाल ये सारी चीज याद रखना, इससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा। चलिए आगे देखते हैं 25, 26, 27, 28 से भरे पूरे आर्टिकल्स को। तो इस स्लाइड में हम लोग बात करते हैं धार्मिक स्वतंत्रता की, जो हमें आर्टिकल 25 से 28 के बीच में मिला हुआ है, उसमें क्या क्या मिलता है। अगर हम बात करें आर्टिकल 25 की, तो याद रखना इसमें कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, ये उसकी स्वतंत्रता है, और उसका प्रचार प्रसार भी कर सकता है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है कि किसी भी धर्म को मानना और किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार करना जो स्वतंत्रता है, ये किस आर्टिकल में दिया गया है। तो आर्टिकल याद रखना है आपको कितना, तो 25। अब चलते हैं आर्टिकल 26 में। इसमें क्या कहा जाता है कि किसी व्यक्ति को धार्मिक कार्यों को करने और उसके प्रबंधन को करने की स्वतंत्रता दी गई है। जैसे मान लो कि आप अगर किसी पार्टिकुलर धर्म को मान रहे हो, तो आप उससे संबंधित कोई भी प्रबंध कर सकते हो, इस पर किसी भी तरह का कोई प्रतिबंध आप पर नहीं लगाया जाएगा। जैसे आप धार्मिक संस्थान का स्थापना कर सकते हो, ठीक है, आप उसका पोषण कर सकते हो, आप उस संस्थान के लिए संपत्ति का अर्जन कर सकते हो, आप स्वामित्व जो कहते हैं जिसको मालिकाना हक, और अगर हम बात करें तो आप प्रशासन की बागडोर भी इस आर्टिकल के तहत संभाल सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं आर्टिकल 27 में। तो इसमें कहा गया है कि किसी भी धार्मिक संप्रदाय की उन्नति या उसके पोषण के लिए कोई भी अगर पार्टिकुलर एक राशि डिसाइड कर दी जाती है कि आपको इतना चंदा देना है, तो ये आर्टिकल इससे आपको स्वतंत्रता देती है कि आप बिल्कुल फ्री है कि आपको पार्टिकुलर जो चंदा तय है उसको देने के लिए विवश नहीं किया जा सकता है। ठीक है, और ये आर्टिकल 27 कहता है कि जो तय की गई राशि है विशेष रूप से, उसे राज्य जो है वो किसी को भी बाध्य नहीं करेगा कि आपको ये पैसा देना होगा। और आर्टिकल 28 की अगर हम बात करें तो इसमें कहा गया है कि किसी शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। दोस्तों यहाँ पर एक खास बात याद ये रखना है आपको कि राज्य विधि द्वारा पूर्ण पोषित जो शिक्षण संस्थान होगा उस पर यह प्रतिबंध लगाया गया। राज्य द्वारा पोषित का मतलब जिसको सरकारी कह लीजिए, जिसको सरकार फंड देती हो, पैसा देती हो, वैसी संस्थानों की बात हम कर रहे हैं। ऐसे संस्थानों में न तो धार्मिक अनुष्ठान में शामिल होने के लिए किसी को बाध्य किया जा सकता है, और ना ही धर्म उपदेश को सुनने के लिए किसी पर जोर जबरदस्ती की जा सकती है। दोस्तों एक चीज और याद रखना है कि वैसा संस्थान इन सब कामों के लिए फ्री है जो राज्य से पूर्णतः पोषित नहीं होता है ना। वो आपका अनुष्ठान में भाग लेने के लिए कह सकता है, ठीक है, उपदेश भी सुनने के लिए कह सकता है, लेकिन जो पूर्ण पोषित है वैसे संस्थानों पर यह प्रतिबंध लगाया गया है। तो चलिए अगले स्लाइड में देखते हैं आर्टिकल 29, 30 और 32 की कहानी क्या कहती है। तो बात करते हैं कुछ और बचे हुए आर्टिकल्स जो है 29 और 30। 29 और 30 आर्टिकल जो है दोस्तों, इसे हम बोलते हैं कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, यानी संस्कृति और शिक्षा का अधिकार के अंतर्गत आता है। ये जो संस्कृति और शिक्षा का अधिकार है ये दोस्तों सामान्य लोगों के लिए नहीं है, इस चीज पे आप गौर करेंगे। ये जो अधिकार दिए गए हैं ये केवल अल्पसंख्यकों के लिए ही होता है, जिसे हम लोग माइनॉरिटी बोलते हैं। हमारे देश में जो माइनॉरिटी जो दर्जा दिया गया है वो धर्म के आधार पर दिया गया है, और हमारे यहाँ जो कुछ
पर्टिकुलर धर्म है, रिलीजन है, उनको माइनॉरिटी यानी अल्पसंख्यक माना गया है, तो उनके लिए कुछ अधिकार सेपरेट कर दिए गए हैं आर्टिकल 29 एंड 30 में। ये सेपरेट आर्टिकल्स जो अधिकार है ये क्या है, इस चीज को हमें इस स्लाइड में देखना है। तो देखो आर्टिकल जो 29 है ये कहता है कि जितने भी अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं उनको संस्कृति की स्वतंत्रता का अधिकार है, मतलब वो अपने कल्चर के प्रति फ्री हैं, कल्चर के प्रति स्वतंत्र हैं, उनके कल्चर के अगेंस्ट में कोई भी आवाज या कोई इसका विरोध नहीं कर सकता, ये आर्टिकल 29 कहता है। दोस्तों कल्चर क्या होता है, व्हाट इज कल्चर क्या होता है, संस्कृति क्या होता है, तो संस्कृति मतलब पहनावा ओढ़ावा है ना, पहनावा ओढ़ावा, इन जो हम पहनते हैं, पहनावा खान पान जो होता है, ठीक है, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कैसे चलते हैं, क्या पहनते हैं, क्या बोलते हैं, भाषा लिपि, यही सारी चीजों को हम संस्कृति यानी कल्चर कहते हैं। हर पर्टिकुलर रिलीजन का ये सारा चीज अलग होता है, पूजा पाठ करने का तौर तरीका है ना, सब चीज संस्कृति में ही काउंट कर दी जाती है। तो कहा जाता है कि संस्कृति के संरक्षण का अधिकार आपको 29 में दिया गया, जो केवल माइनॉरिटीज के लिए है, जैसे भाषा से संबंधित हो गया, लिपि हो गया, लिपि स्क्रिप्ट हो गया, ठीक है। केवल भाषा, जाति, धर्म, संस्कृति के आधार पर किसी भी शैक्षणिक संस्थान में अल्पसंख्यकों को जाने से आने से नहीं रोका जा सकता है। तो इस तरह से कह सकते हो कि उनके प्रवेश या आने जाने से शिक्षा शैक्षणिक संस्थान जो होता है वहां पर प्रवेश के लिए नहीं प्रतिबंधित किया जा सकता, यह अधिकार भी जो है वो आर्टिकल 29 में दे दिया गया, ठीक है। दोस्तों याद रखना जो आर्टिकल 29 और 30 है ये केवल अल्पसंख्यकों के लिए ही होता है। अगर हम बात करें आर्टिकल 30 की यानी 30 की, तो इसमें कहा गया है जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं उनको किसी भी शैक्षणिक संस्थान जो शिक्षा से संबंधित कोई संस्थान है उसे खोलना, उसे चलाना, उसको रेगुलेट करना, टीचर बनना, प्रिंसिपल बनना, इन सब चीजों से संबंधित जो अधिकार है वो आपका आर्टिकल 30 में दे दिया गया। यानी ऊपर याद रखना संस्कृति के लिए, नीचे याद रखना शिक्षा के लिए, ठीक है। तो अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षण संस्थान खोलने का अधिकार। एक चीज और याद रखना है कि वो अपनी पसंद से शैक्षणिक संस्थान जो है वो चला सकते हैं। और एक खास बात इस आर्टिकल में और कह दिया जाता है कि जो सरकार है, जो स्टेट है, वो उनको अनुदान राशि देने में किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं कर सकता है। ये आर्टिकल 30 का प्रावधान है। ऐसा नहीं है सरकार के बारे में सोचना कि अगर वो अल्पसंख्यकों का शिक्षण संस्थान है तो उनको अनुदान राशि कम दे या ज्यादा दे, ऐसा नहीं करना है। ये अधिकार आपको आर्टिकल 30 में दे दिया गया है। दोस्तों एक बात और बता दो, जो भी अल्पसंख्यक समुदाय हमारे यहाँ बिलोंग करते हैं, आपको पता है कि धर्मों के आधार पर अल्पसंख्यकों का दर्जा भारत में दिया जाता है। और हमारे यहाँ अगर हम अल्पसंख्यकों की संख्या देखें, अल्पसंख्यकों की संख्या कितनी है, कितने धर्मों को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया है, तो याद रखना दोस्तों 6 धर्मों को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया। कौन कौन है वो, तो याद रखना है इस्लाम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी। दोस्तों ये जो 6 धर्म है इसी के लिए आर्टिकल 30 और 29 बना हुआ है और इनको शिक्षा और संस्कृति का अधिकार दिया गया है। तो चलिए अगली स्लाइड में देखते हैं आर्टिकल 30, और ये बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल है आर्टिकल 32, जिसको हर तरह से एक बारीक से बारीक चीजों को हम यहाँ समझने वाले हैं। और मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस आर्टिकल 32 वाला स्लाइड जरूर देखिएगा, स्किप ना कीजिएगा। चलिए देखते हैं। इस स्लाइड में हम बात करते हैं भारतीय संविधान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 की बात करें दोस्तों तो ये हमारे जितना रियल लाइफ में इंपॉर्टेंस रखता है उतना ही आपके प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी इंपॉर्टेंस लगता है। तो इसे आप बिल्कुल और बारीक से समझने की कोशिश कीजिएगा। दोस्तों अगर हम आर्टिकल 32 की बात करें तो याद रखिएगा कि इसमें संवैधानिक उपचारों के अधिकार का वर्णन किया गया है, यानी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज की बात की गई है। दोस्तों अगर हम इस आर्टिकल की बात करें तो इसे डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा तक कह डाला है।
कहीं कहीं इसे भारतीय संविधान का हृदय भी कहा जाता है। तो आप ये दोनों लाइन याद रखना है कि भारतीय संविधान का आत्मा किसे कहा जाता है। तो आंसर्स आप दो कर सकते हो, या तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार ऑप्शन मिलेगा या आर्टिकल 32 आपके ऑप्शन में मिलेंगे ये। अब चलते हैं इसमें है क्या दोस्तों। इसमें दिया ये गया है कि फंडामेंटल राइट के संरक्षण के लिए इसमें कई सारे अधिकार दिए गए, यानी अगर आपकी फंडामेंटल राइट में कोई शोषण होता है, कोई एक्सप्लॉइटेशन का केस आता है, तो आप इस आर्टिकल के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं, वहां आप इस मुद्दों को लेकर के जा सकते हो। ठीक है, तो ये आर्टिकल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ये मौलिक अधिकार के रूप में बहुत ही बड़ा सेफ्टी का, सिक्योरिटी का काम करता है। और यही कारण, एक लाइन याद रखना कि सुप्रीम कोर्ट जो होता है, क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है कि मौलिक अधिकार का संरक्षक किसे कहा जाता है। तो याद रखना सुप्रीम कोर्ट जो है इसको मौलिक अधिकार का संरक्षक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मौलिक अधिकार का संरक्षक। बहुत बार यह प्रश्न एग्जाम में आ चुका है कि मौलिक अधिकार का संरक्षण किसे कहते हैं। चलिए आगे देख ले दोस्तों, इसको और डीप में समझें कि संवैधानिक उपचार का अधिकार होता क्या है। इसको समझने से पहले एक टर्म जो है यूज किया गया आत्मा, इसको सबसे पहले समझते हैं कि आखिर आत्मा होता क्या है। ठीक है, हम सब जानते हैं कि आत्मा का एग्जिस्टेंस है हमारे यहाँ, वो है, अवेलेबल है, बट आज तक आत्मा को यानी सोल को किसी ने नहीं देखा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये इसीलिए अनडिफाइंड बना हुआ है, इसको कोई परिभाषित नहीं किया जा सकता है, किसी ने अब तक इसे परिभाषित नहीं किया। अगर हम आत्मा की बात करें तो याद रखना किसी भी जीव की शरीर की सबसे वैल्यूबल चीज जो होता है वो उस जीव का, बॉडी का जो आत्मा है, जो सोल है, वही होता है। अगर हमारे बॉडी से, हमारे शरीर से अगर आत्मा निकल जाती है तो हमारे शरीर का कोई वैल्यू नहीं रह जाता है। चाहे आप कितना भी बड़े से बड़े पर्सनालिटी क्यों ना हो, कोई भी कितना भी बड़ा आदमी हो, कितना ही बड़ा पर्सनालिटी हो, अगर उसके शरीर से आत्मा निकला तो उसकी वैल्यू समाप्त हो जाती है। या तो लोग उसे जला देते हैं या फिर उसे लोग दफना देते हैं। ठीक है, बस अंबेडकर जी ने यही कहा कि अगर इसे संविधान से हटा लिया जाए तो हमारा संविधान भी एक डेड कॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा, एक मृत संविधान हो जाएगा, क्योंकि तब फिर संविधान का कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा। दोस्तों एक बात आपको बता दूं कि आखिर जो लॉ बने होते हैं वो क्यों बने होते हैं। आपको पता है कि लॉ हमारी सेफ्टी के लिए, हमारी सिक्योरिटी के लिए बना होता है। अगर जो लॉ हमें सेफ्टी और सिक्योरिटी मुहैया ना कराए वो लॉ किस काम का होगा। ठीक है, इसलिए इसे अंबेडकर जी ने क्या कहा है? आत्मा का। देखते हैं आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को जो है वो 5 रीट इशू करने का अधिकार दिया गया है। दोस्तों ये रीट क्या होता है इसको हम लोग एक अलग से वीडियो में बड़ा ही विस्तार से पढ़ने वाले हैं। चूंकि ये वीडियो ज्यादा लंबा हो रहा था इसलिए हमने सोचा कि रीट की अलग से एक स्पेशल वीडियो आप तक को दी जाए, तो थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा। फंडामेंटल राइट के पार्ट 2 के बाद बहुत जल्द रीट्स की एक स्पेशल वीडियो जाएगी, जिसको आप देख लीजिएगा तो पूरी कहानी आपको समझ में आ जाएगी। फिलहाल यहाँ देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 32 के तहत 5 रीट जारी करने का अधिकार दिया जाता है। दोस्तों ये रीट होता क्या है इसके बारे में एक लाइन याद रखना है कि रीट जो होता है वो हमारे फंडामेंटल राइट के प्रोटेक्शन के लिए इशू किया गया एक लॉ, एक प्रावधान आप कह लीजिए, वो होता है रीट जो हमारे फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, एक चीज और याद रखना दोस्तों कि जो 5 रीट सुप्रीम कोर्ट इशू करता है वही 5 रीटों को हाई कोर्ट को भी इशू करने का अधिकार दिया गया। लेकिन एक बात याद रखना है कि यहाँ आर्टिकल बदल जाता है दोस्तों, बिल्कुल आर्टिकल यहाँ 226 याद रखना है। अगर सुप्रीम कोर्ट पूछे तो आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट पूछे तो आर्टिकल 26 याद रखना है। और रीट पूछे तो कौन कौन वो 5 रीट हैं जो हमारे फंडामेंटल राइट के प्रोटेक्शन के लिए इशू किए जाते हैं, उनके नाम मैं आपको यहाँ जरा बता दूं। सबसे पहला हैबीज कॉर्पस है जिसे हम बंदी प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। दूसरा मैंडमस है जिसे हम परमादेश कहते हैं। तीसरा प्रोहिबिशन है जिसे हम प्रतिषेध लेख कहते हैं। चौथा सर्स्यूरेरी है जिसको हम उत्प्रेषण कहते हैं। और 5वां को वारंटो है जिसे हम अधिकार परीक्षा लेख कहते हैं। दोस्तों घबराइए नहीं, ये 5 क्या है चुटकियों में अगली वीडियो में हम आपको समझा देंगे, क्योंकि ये वीडियो बड़ा हो रहा था इसलिए यहाँ पर हम इसको छोड़ रहे हैं अभी। और एक चीज बता दोस्तों, आखिर
जो आर्टिकल 32 के तहत जो सुप्रीम कोर्ट इशू करता है ये 5 रीट, और जो 226 के तहत हाई कोर्ट करता है ये 5 रीट। इन दोनों में फर्क क्या है तो इसको जरा यहाँ देख लो। याद रखना दोस्तों, जो सुप्रीम कोर्ट जो रीट इशू करता है इसके लिए आर्टिकल 32 याद रखना, और जो हाई कोर्ट रीट इशू करता है इसके लिए आप आर्टिकल 226 याद रखना। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये जो सुप्रीम कोर्ट के तहत अगर हम जाते हैं तो हम केवल फंडामेंटल राइट के लिए ही रीट्स को इशू करवाते हैं। केवल फंडामेंटल राइट में अगर वायलेशन होता है, ठीक है, उसको वैलिड करने की बात आती है, उसको बहिष्कार करने की बात आती है देन। और आर्टिकल 32 के तहत जो रीट्स होते हैं ये हमारे पास फंडामेंटल राइट होते हैं। ये फंडामेंटल राइट केवल फंडामेंटल राइट के लिए इशू होगा, याद रखना है आपको। और यहाँ ये आर्टिकल 32 क्या है हमारा, एक फंडामेंटल राइट है। वहीं अगर हम आर्टिकल 226 देखें तो याद रखना इसे फंडामेंटल राइट प्लस 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 प्लस, याद रखना फंडामेंटल राइट के बाद और भी जो प्रशासनिक अधिकरण होते हैं उसके लिए भी हम इसको करवा सकते हैं, यानी अदर मामलों के लिए भी आप इसे इशू करवा सकते हैं, अन्य मामला भी आप यहाँ पर दर्ज कर सकते हैं। लेकिन याद रखना है कि आर्टिकल 32 केवल फंडामेंटल राइट के लिए ही इशू करता है, और ये हमारा फंडामेंटल राइट नहीं होता है। जो आर्टिकल 226 है ये आपका फंडामेंटल राइट नहीं है, जबकि आर्टिकल 32 हमारा फंडामेंटल राइट है। ये बेसिक सा अंतर आप याद रखना है। बस दोस्तों, इस वीडियो के लिए इतना ही। ये रहा फंडामेंटल राइट का पार्ट 2, और पार्ट 1 आप लोगों ने देख चुके हो। अगर नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन में जरूर चले जाइएगा, पार्ट 1 देखिए फंडामेंटल राइट का। और आर्टिकल 33, 34 एंड 35 ये तीनों क्या होता है इसको भी हम लोग रीट वाली वीडियो में एक्सप्लेन जरूर करेंगे। तो थोड़ा सा और इंतजार कीजिए, मौलिक अधिकार का एक छोटा सा और वीडियो आपके लिए आएगा जो वो पूरी तरह से आपको रीट्स और आर्टिकल 33 से 35 क्लियर करके देगा। चलिए, तो बने रहिए हमारे चैनल पे ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस के लिए। और अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, अपना सुझाव जरूर दें, अपने दोस्तों के बीच इसे फैला दीजिए ताकि उन्हें भी फायदा पहुंचे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं संविधान की एक और बेहतरीन वीडियो जिसमें हम लोग रीट्स के बारे में पढ़ेंगे, तो थोड़ा सा और इंतजार करें। थैंक यू, धन्यवाद।